वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। ये एकदम एक ब्लाइंड मर्डर केस है और जिसकी तफ्तीश करनी है पुलिस को। पुलिस पूरे 2 साल तक तमाम कोशिशें करती है कि कातिल तक पहुंच जाए, कि कोई सुराग मिले, कोई सबूत मिले, कोई गवाह मिले, लेकिन फिर भी हाथ खाली। कातिल आज़ाद घूम रहा है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर इस पेचीदा केस में एक ट्विस्ट आता है कि जिस केस को पुलिस इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी, उस केस को आखिरकार एक तोते ने नया मोड़ दे दिया। ये तोता कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। इस तोते ने इस मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में बहुत कुछ जानकारी पुलिस को दी। ये तोता इस मर्डर के बारे में बहुत कुछ उगलता है, लेकिन पुलिस के सामने अब भी एक कानूनी दिक्कत थी और वो ये थी कि तोते के बाद तो बाकी जांच मुमकिन है, लेकिन इस तोते को अदालत में कैसे पेश करें, क्योंकि तोता तो एक जानवर है, एक परिंदा है। अब इसकी गवाही अदालत में कौन मानेगा, क्योंकि कानून के किसी भी किताब या डिक्शनरी में इनकी गवाही के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इस तोते की गवाही तो अदालत में माननी ही नहीं है और तोता ठीक तरीके से अपनी बात को अदालत में रख भी नहीं पाएगा। और जिस तरीके से मिलॉर्ड वहाँ पर सवाल पूछते हैं उस तरीके से तोता जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो तोते को कैसे अदालत में पेश करें, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेकिन फिर भी ये केस सॉल्व हुआ। वो कैसे हुआ और ये कहानी कहाँ की थी, ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। तो ये कहानी है अमेरिका के एक शहर मिशिगन की, और मिशिगन में ही एक जगह है सैंड लेक करके, और यहाँ एक फैमिली रहती थी। ये फैमिली थी मार्टी दुरम और ग्लेना दुरम की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये शादी इनकी दूसरी शादी थी। मार्टी की भी पहले शादी हो चुकी थी और उसकी पहली वाइफ का नाम था क्रिस्टीना। क्रिस्टीना से मार्टी ने डिवोर्स ले लिया और फिर ग्लेना से शादी कर लिया। उधर ग्लेना की भी ये दूसरी शादी थी। ग्लेना ने भी अपने पहले पति से तलाक लेकर मार्टी से शादी की थी और अब ये दोनों साथ रहते थे। मार्टी और ग्लेना इन दोनों का एक अपना बच्चा भी था और इन दोनों के पहले शादी के जो बच्चे थे वो भी अब इनके साथ ही रहते थे। मतलब क्रिस्टीना और मार्टी का भी एक बच्चा था, अब वो इनके साथ है, और उधर ग्लेना और उसके पहले पति का जो बच्चा था वो भी इनके साथ है। मतलब इन दोनों के पहले पति और पत्नी के 2 बच्चे और इनके एक अपना बच्चा, तो 3 बच्चे और मार्टी और ग्लेना ये सब साथ में रहते थे। मार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ठीक थी और ग्लेना भी जॉब करती थी, तो ये दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक मार्टी के साथ एक हादसा हो जाता है। मार्टी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और इसी एक्सीडेंट की वजह से मार्टी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल जाती है। उसको चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, बाहर जाना मार्टी बंद कर देता है, तो वो अपना ज़्यादातर समय अपने बच्चों के साथ और शिकार करने में बिता देता था। मार्टी के साथ जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से ही उसकी माली हालत ख़राब हो गई। अब मार्टी की पहले जैसे इनकम नहीं थी और वो अब चुप सा रहने लगा था। और इधर ये ग्लेना जो थी, इसको शुरू से ही जुए की लत थी। जब मार्टी ठीक ठाक था तब ग्लेना मार्टी के साथ कैसीनो जाती थी, उसके साथ जुआ खेलती थी, मार्टी भी खेलता था। लेकिन ग्लेना लती हो चुकी थी, उसको जुए की आदत हो चुकी थी और वो लगातार जुए में हारती भी रहती थी। और ग्लेना अपनी इस लत की वजह से जुए में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हारती थी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब मार्टी पहले जैसा उसका कमाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो गया था। लेकिन ग्लेना जो कमाती थी वो अपना सारा पैसा जुए में लगा देती थी और वो फिर हार भी जाती थी। और ऊपर से घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के ऊपर थी। इन दोनों ने अपना घर और गाड़ी लोन पर लिया हुआ था, इसीलिए ईएमआई भी इनको ही भरना था। टाइम पर ईएमआई ना भरने पर बैंक से भी तकाजे होने लगे। तो मार्टी की इनकम कम हो गई थी, ग्लेना बार बार जुए पे पैसा हारती थी और ऊपर से ईएमआई का टेंशन। और इन सब की वजह से परेशान होकर ग्लेना अब ड्रग्स भी लेने लग गई थी। ग्लेना को अब जुआ
शराब और तरह तरह की ड्रग्स लेने की आदत सी हो गई थी। और ये ड्रग्स लेने की वजह से ग्लेना के अंदर अजीब अजीब परिवर्तन आने लगे। बहुत ज़्यादा उसके मूड स्विंग्स होने लगे। कई बार ग्लेना चिड़चिड़ी होने लगी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, बेवजह रूठ जाती थी। कई बार उसके मन में सुसाइड करने का भी ख्याल आता था, लेकिन फिर भी ग्लेना और मार्टी की ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी। और एक बार तो नौबत ये आ गई कि बैंक वालों ने कहा गाड़ी और घर दोनों जब्त कर लेंगे, क्योंकि वक्त पर ईएमआई ये दोनों नहीं भर रहे थे। तब मार्टी ने ग्लेना से कहा, मैंने कितनी मुश्किल से इंतज़ाम करके पैसे तुम्हें दिए थे ताकि तुम घर की और गाड़ी की ईएमआई भर सको, लेकिन इधर बैंक वाले धमकी दे रहे हैं तो तुमने उन पैसों का किया। तो असल में ग्लेना मार्टी के दिए हुए पैसों से भी जुआ खेल के हार गई थी। और उसने मार्टी से ये झूठ कहा कि मैंने तो ईएमआई टाइम पे भर दिया था, पता नहीं बैंक वालों को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। लेकिन ग्लेना को ये एहसास था कि ये सारी चीज़ें उसके खिलाफ जा रही है और वो कभी ना कभी पकड़ी जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली हालत भी ठीक नहीं थी और बच्चों की भी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। तो वक्त बीतता गया और फिर 13 मई 2015 की तारीख आ गई। लेकिन 13 मई के तारीख से कुछ दिन पहले ही मार्टी और ग्लेना ने अपने बच्चों को उनके नाना नानी के घर पर छोड़कर आ गए थे। और फिर 13 मई के 2 दिन पहले यानी कि 11 मई 2015 से मार्टी और ग्लेना दोनों ही अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। और आमतौर पर पड़ोसियां ये जानते हैं कि कब कौन निकलता है घर से बाहर, और मार्टी और ग्लेना तो रोज़ ही घर से बाहर निकलते थे। तो पड़ोसियों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये दोनों घर से 2 दिन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो इसी के बाद मार्टी और ग्लेना के घर के बगल में जो पड़ोसी थी वो उनके घर जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है। उस पड़ोसी ने बहुत बार नॉक किया, बेल भी बजाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। फिर पड़ोसी ने थोड़ा सा उस दरवाजे को पुश किया और जैसे ही उसने डोर को थोड़ा सा पुश किया तो वो डोर अपने आप ही खुल गया, मतलब डोर अंदर से ही ओपन था। उसके बाद धीरे से वो अंदर दाखिल होती है और जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, सामने का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उस घर के अंदर पहले वाले कमरे में ही खून से सने 2 लाशें फर्श पर पड़े उसने देखे। 2 लाशें पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ, एक मेल और एक फीमेल। उसने उन दोनों लाशों को ठीक से भी नहीं देखा और डर के मारे उस घर से बाहर निकल गई। उसके बाद उसने उस एरिया के कुछ पड़ोसियों को इस बारे में बताया, तो कुछ पड़ोसियां उस घर के अंदर गए और जब ये पड़ोसियां उस घर के अंदर गए तो उन्होंने अच्छे से देखा तो पता चला कि ये जो खून से सने लाशें फर्श पर पड़ी है वो मार्टी और ग्लेना की ही है। तब उन लोगों ने फिर पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। तो पुलिस के आने से पहले किसी ने बॉडी को टच नहीं किया। फिर पुलिस बॉडी को उठाने का काम करती है, तो पहले मार्टी की बॉडी उठाया जाता है। फिर जैसे ही ग्लेना की बॉडी को उठाने के लिए पुलिस ने ग्लेना की बॉडी को हाथ लगाया, तब अचानक ग्लेना उठकर चीख पड़ी, कहती है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो असल में उन दोनों लाशों में से एक जिंदा थी और वो ग्लेना मरी नहीं थी, लेकिन ग्लेना को भी चोट आई थी, इसलिए पुलिस फ़ौरन ग्लेना को हॉस्पिटल ले जाती है। ग्लेना के कान के पास से छूते हुए गोली निकल गई थी, लेकिन ग्लेना की जान को कोई खतरा नहीं था, इसीलिए वो बच गई। तो पुलिस ने ग्लेना को हॉस्पिटल में भर्ती किया और ग्लेना का इलाज चल रहा था। और इधर दूसरी तरफ मार्टी के शरीर से 5 गोलियां मिली और एक सुसाइड नोट भी मिला, और वो सुसाइड नोट ग्लेना के हाथ से लिखी हुई थी। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसने कत्ल किया, और अगर ग्लेना ने खुदकुशी करनी चाहिए तो मार्टी को किसने मारा। अब पुलिस पर ग्लेना पर यह शक भी था कि इसी ने अपने पति का खून कर दिया और उसके बाद सुसाइड करने की कोशिश की। तो अब पुलिस ने थोड़ा सा इंतज़ार किया ग्लेना के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का, उसके बाद उससे पूछताछ करने के लिए। फिर थोड़े दिन बाद जब ग्लेना ठीक हो गई, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तब उसने बताया कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, वही मेरी ज़िंदगी थे, और हाँ हमारी फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और बाकी चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं उनका कत्ल क्यों करूँगी। फिर जब पुलिस ने ये पूछा कि गोली आखिर किसने मारी, तो ग्लेना ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं किसने मारा, क्योंकि जब मुझे गोली लगी तो मैं बेहोश हो गई और उसके बाद मार्टी के साथ क्या हुआ मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी अच्छे से ली,
फिर जब बच्चे आ गए उनसे पूछा, फिर पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन कोई क्लू नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा था। कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने फिर इनाम भी डिक्लेयर किया कि जो कोई भी कातिल के बारे में कुछ भी जानता हो तो हमें बताए और उसको हम इनाम देंगे। लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कातिल के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और फिर इन सब में पुलिस ने कॉल डिटेल्स ये सब भी निकाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। हालांकि घूम फिर कर पुलिस को ग्लेना पर भी शक था, तो जब भी पुलिस उससे पूछती थी वो बात को घुमाती थी और तब ग्लेना की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो कई बार रो पड़ती थी, कई बार कुछ बातें बताती थी, कुछ नहीं बताती थी, कई बार उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती थी। लेकिन पुलिस को उस पर शक तो था, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं था उसके खिलाफ कि जो ग्लेना को कातिल करार दे अपने ही पति का खून करने के लिए। फिर वक्त गुजरता रहा, पुलिस के हाथ खाली थे, कातिल पकड़ा नहीं गया था। और फिर जिस दिन डेड बॉडीज़ मिली थी, यानी कि 13 मई 2015 से मई 2016 आ जाता है, यानी कि 1 साल बीत जाता है। लेकिन इस 1 साल के दौरान ये हुआ कि जब ये दोनों की लाशें मिली थी लहूलुहान, जिसमें कि मार्टी की मौत हो गई और ग्लेना बच गई, उस वक्त शोक जताने मार्टी की पहली पत्नी यानी कि क्रिस्टीना उनके घर आई थी। और क्रिस्टीना उस वक्त आई जिस वक्त मार्टी की डेथ हो चुकी थी और ग्लेना हॉस्पिटल में थी, और बच्चे भी उस वक्त उनके नाना नानी के घर पे थे। तो जब क्रिस्टीना अपने पहले पति मार्टी के मौत का शोक मनाने उसके घर गई थी, तब उसके घर में सिर्फ एक तोता था, और असल में ये तोता क्रिस्टीना ने ही खरीदा था। जब मार्टी और क्रिस्टीना की शादी हुई थी, तब क्रिस्टीना ने ही इस अफ्रीकी ब्रीड के तोते को खरीदा था। इस तोते का नाम है बड, और ये तोता मार्टी और ग्लेना के घर में ही रहता था। तो जब क्रिस्टीना ने उस तोते को अकेला देखा, तो वो अपने साथ अपने घर उसको ले गई, क्योंकि उसे ये पता था कि अब इस घर में कोई नहीं ऐसा जो इस तोते का देखभाल करे। उसके बाद फिर वक्त बीत जाता है, 2015 से 2016 आ जाता है, और फिर अचानक मई 2016 को मिशिगन पुलिस एक टीवी चैनल पर एक वीडियो देखती है, और वो वीडियो करीब 1.5 से 2 मिनट तक का था, और वो वीडियो एक तोते का था, और वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। और उस वीडियो के बारे में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, क्योंकि उस वीडियो में वो तोता इंसान की मिमिक्री करता था और तरह तरह की आवाज़ निकाल कर इंसानों जैसे ही बात करता था। फिर उन पुलिस वालों ने कहीं से पता लगाया कि ये जो तोता है ये वही क्रिस्टीना का ही तोता है जो मार्टी के घर से मिला था, और जिसका नाम है बड। अब ये वीडियो देखने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये तोता उस वीडियो में 2 ही शब्द बोल रहा था, और वो 2 शब्द के बहुत सारे मतलब थे। अब ये तोता यानी कि बड उस वीडियो में क्या कह रहा था, उसकी ओरिजिनल वीडियो मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, आप गौर से सुनिएगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि ये तोता आखिर क्या कह रहा था, ये तोता सिर्फ 2 ही शब्द बार बार बोल रहा था, और वो ये है शट अप एंड डोंट शूट, शट अप एंड डोंट शूट। तो इस वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने फिर क्रिस्टीना को बुलाया। फिर जब पुलिस ने क्रिस्टीना से पूछा कि ये तोता आखिर ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे वजह क्या है, तो क्रिस्टीना ने बताया कि जब क्रिस्टीना ने उस तोते को अपने साथ अपने घर लेकर गई, तब उसने नोटिस किया कि जब से वो तोता घर आया है वो बार बार 2 ही शब्द रट रहा है, और जिसकी वो मिमिक्री कर रहा था वो दरअसल मार्टी की आवाज़ से बोल रहा था। फिर पुलिस ने पूछा कि कौन से 2 शब्द, तो फिर क्रिस्टीना ने कहा कि जब मार्टी की नया नया मौत हुआ था, तब जब मैं इसकी परवरिश के लिए तोते को घर लेकर गई थी, तब वो हूबहू मार्टी के ही आवाज़ से 2 शब्द बोल रहा था, और वो 2 शब्द थे। पहला शब्द जो था वो बार बार शट अप कह रहा था, और फिर दूसरा शब्द था डोंट शूट डोंट शूट। फिर पुलिस ने इन 2 शब्दों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो पुलिस ने फिर ढूंढ निकाला कि जो सेटअप कह रहा था इसका मतलब कि मार्टी उस वक्त गुस्से में था, और गुस्से में ही वो किसी को शट अप कह रहा था, और डोंट शूट का मतलब ये है कि कोई ना कोई मार्टी को गोली मारना चाहता था और मार्टी उसे रोक रहा था। फिर पुलिस ने क्रिस्टीना से कहा कि जब तोता ये बोल रहा था
तब आपने पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो क्रिस्टीना ने कहा कि जब उसने शुरू में ये सुना तब उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में उसे ये एहसास हुआ कि ये दरअसल मार्टी की ही आवाज़ में बोल रहा है और मार्टी ने ही अपने आखिरी वक्त में ऐसा कुछ बोला होगा जो इस तोते ने देखा और सुना, और बस यही दो बातें वो बार बार अपने मालिक यानी कि मार्टी की आवाज़ में दोहरा रहा था। उसके बाद क्रिस्टीना ने उस तोते की एक वीडियो बनाई। उसने ये सोचा भी कि पुलिस को ये वीडियो वो दिखा दे, लेकिन फिर क्रिस्टीना ने ये सोचा कि आखिर एक तोते की गवाही कौन मानेगा, और अगर इस वीडियो को पुलिस वालों को पहले दिखाती तो शायद वो लोग उसका मजाक उड़ाते। इसीलिए क्रिस्टीना ने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर किया था। फिर उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तुम इस वीडियो को किसी चैनल में दे दो। फिर क्रिस्टीना ने उस वीडियो को एक टीवी चैनल पर दे दिया और फिर उन लोगों ने इस वीडियो को अपने चैनल पर चला दिया और उसके बाद ये वीडियो वायरल होकर पुलिस तक आखिरकार पहुंच गया। तो अब पुलिस के पास एक क्लू था कि मार्टी की आवाज़ में बोलता हुआ तोता ये कह रहा है शट अप एंड डोंट शूट। किससे वो शट अप कह रहा है, किससे वो डोंट शूट कह रहा है। तो पुलिस ने फिर से 1 साल पहले की जो भी चीज़ें थी उन सभी को फिर से खंगाला। तो अब तक की जितनी भी बातचीत हुई उन सभी से ये पता चला कि मार्टी जिससे भी ये कह रहा है डोंट शूट मतलब वो उसका जानकार था, और जो शट अप उसने कहा था मतलब वो उसका कोई खास था। तो पुलिस ने उस दिन जो पड़ोसियों से और बाकी लोगों से ये पूछताछ की थी तो पड़ोसियों के बयान से कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बाहर से मार्टी और ग्लेना के घर गया था। तो वहाँ के पड़ोसियों ने ये बयान दिया कि कोई भी बाहरी शख्स का आना या जाना उन्होंने नहीं देखा था। तो अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि ये काम कोई और नहीं बल्कि ग्लेना ने ही किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि तोते की गवाही जो कानून मानेगा नहीं। तो इसी बीच पुलिस ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया और फिर से 1 साल बाद यानी कि 2016 से 2017 को पुलिस ने फिर से ग्लेना को उठाया और तोते की बात बताई। इस बार भी जब पुलिस ने ग्लेना से इस बारे में पूछा तो लगातार ग्लेना इनकार करती रही और पुलिस को बार बार गुमराह कर रही थी। लेकिन इस बार यानी कि मार्टी के मौत के 2 साल बाद पुलिस अपने तरीके से सख्ती से ग्लेना से पूछताछ करती है। पुलिस ने इस बार हर तरह से सबूत इकट्ठा किए और ग्लेना से कहा कि कोई और कातिल नहीं सिवाय तुम्हारे, तो अब सच बता दो। और कत्ल के 2 साल बाद आखिरकार ग्लेना इस बार टूट पड़ी और 2017 को ग्लेना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो ग्लेना ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मुझे जुए की लत थी, मैं ड्रग्स भी लेने लग गई थी और ऊपर से कर्जा भी बढ़ रहा था जो घर का और गाड़ी का हमने ईएमआई लिया हुआ था, और वक्त पर ईएमआई ना देने पर बैंक ने हमारे घर और गाड़ी को दोनों को गिरवी रख दिया। फिर मार्टी ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे ईएमआई भरने के लिए, लेकिन मैं वो पैसे भी जुए में हार गई और मार्टी मुझे इस बारे में हमेशा टोकता रहता था। तो हमारे बीच में फिर ज़्यादा लड़ाई होने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन सुसाइड करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और मुझे लगा कि ये तो रोक टोक चलता रहेगा, मार्टी मुझे हर चीज़ के लिए टोकता रहेगा। तो मैंने सोचा कि इस सारे झंझट से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मार्टी को ही रास्ते से हटा दूँ, और इसीलिए मैंने ही मार्टी को गोली मारी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार मैंने मार्टी को गोली मारी और पुलिस को उलझाने के लिए एक गोली अपने कान से छूते हुए मैंने निकाल दी ताकि पुलिस को ये यकीन हो जाए कि गोली मुझ पर भी चली थी। इसके बाद फिर पुलिस ने ग्लेना को मार्टी के कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से ये पेचीदा केस सुलझा एक तोते की वजह से। लेकिन तोते की वजह से ग्लेना ने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन तोते की गवाही को अदालत नहीं मानेगा। तो जो बाकी सपोर्टिव एविडेंस थे वो पुलिस को कलेक्ट करने थे ताकि कोर्ट में ये सारे सबूत पेश कर सके और ग्लेना को उसके किए की सजा दिला सके। और फिर ग्लेना के बयान के बाद पुलिस ने उस पिस्तौल को भी बरामद किया जिससे उसने मार्टी को गोली मारी थी। वो मोटिव भी सामने आया, फिर वो सारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए और ये सारी चीज़ें काफ़ी थी ग्लेना को सज़ा दिलाने में। लेकिन इस केस की जड़ में, इस केस को खोलने की बुनियाद में जो सबसे ऊपर रहा वो था बड। अफ्रीकी ब्रांड का वो तोता था, ग्रे कलर का। वो तोता ही अपने मालिक मार्टी के कत्ल की
इकलौता चश्मदीद गवाह बना। दरअसल ग्लेना जब कत्ल कर रही थी उस वक्त वो एक गलती कर देती है। वो जिस रूम में मार्टी को गोली मार रही थी, ये तोता उसी रूम में पिंजरे में कैद था और वो सब कुछ अपने आँखों से देख रहा था और अपने कानों से सुन रहा था। तो जब ग्लेना ने पिस्तौल निकाली तब मार्टी को लगा कि ये ऐसे ही मजाक कर रही है, तो इसीलिए उसने गुस्से में शट अप कहा था। लेकिन जब ग्लेना ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ, तब मार्टी ने कहा था डोंट शूट कई बार कहा था। तब तोते ने वहाँ पर सारी चीज़ें देखी और सुनी भी, और जब तोता वहाँ से निकलकर क्रिस्टीना के घर गया तब वो अपने मालिक के कहे गए 2 शब्दों को बार बार दोहरा रहा था, शट अप एंड डोंट शूट। अपने मालिक के कत्ल की वो इकलौता चश्मदीद गवाह था और उसने अपने मालिक की ये आखिरी वक्त में कहे गए 2 शब्दों को पकड़ लिया और तब तक रटता रहा जब तक कि क्रिस्टीना उसकी बात को समझ ना लेती कि ये कुछ कह रहा है। तो इस तरह से एक तोते ने अपने मालिक के कत्ल का राज उगल दिया, और जिस कातिल को पुलिस 2 साल से ढूंढ नहीं पा रही थी, इस तोते ने उसी कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। तो ये थी एक ऐसे तोते की कहानी जिसकी कोशिश की वजह से एक कातिल पकड़ा गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।